खासकर सिख समुदाय से मेरी शिकायत है कि आप जो है गुरु साहब की वाणी को याद कीजिए, जो कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, कौन भले कौन मंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। यानी ये पूरी कुदरत जो है, पूरे इंसान जो है एक नूर से पैदा हुए हैं, सब लोग बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन बावजूद इसके पंजाब से लगातार ऐसी परेशान करने वाली खबरें आती हैं कि हमारे लोगों के साथ तमाम तरीके के उत्पीड़न होते हैं, उनके साथ अनटचेबिलिटी होती है, उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें गुरुद्वारों में जाने नहीं दिया जाता, बहुत बार तमाम तरीके के उत्पीड़न होते हैं। तो मेरे सिख भाइयों से बहनों से मेरी अपील है कि गुरु साहब की वाणी को याद कीजिए। तो आप देखिए कि आपके गुरु, हमारे गुरु क्या कह के गए हैं, क्या आपको संदेश दे के गए हैं। इसलिए उनकी वाणी पर चलिए और हमारे लोगों के साथ भेदभाव करना बंद कर दीजिए। हम आपके साथ शामिल हुए, हमारे लोगों ने मजहब जो है इख्तियार किया, सिख धर्म को आया, अमृत चखा, सिख धर्म में अपनी आस्था जाहिर की, उसके बावजूद आप हमारे लोगों से कैसे भेदभाव कर रहे हैं। आपने किसान आंदोलन शुरू किया, तमाम पंजाब के बहुजन, दलित बहुजन, हरियाणा के दलित बहुजन लोग, यूपी के दलित बहुजन लोग आपके लिए सम्मान में आपके आंदोलन के साथ खड़े रहे, साल भर आंदोलन किया। मैं उसका गवाह हूं कि मेरे लोग कैसे वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पंडाल लगाए हुए थे, और आखिर में क्या हुआ कि हमारे एक साथी के साथ निर्ममता की गई। मेरे पुरखे संत रविदास एक पत्रकार की भूमिका में हैं और उनके गुरु घर में ये बात बोलते हुए मुझे उनके ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि वो बहुत शानदार काम कर रहे थे। वो डरे नहीं, वो किसी से घबराए नहीं, उनको हराना वो भूल गए तो कथाएं जोड़ दी, उनको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश हुई, ब्राह्मणवादी कथाएं जोड़ दी गई कि ये तो जो है पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, क्योंकि इन्होंने कोई गलत काम कर दिया था, एक अछूत आदमी के साथ काम करने वाले व्यापारी से खाना ले लिया था, इसलिए इस जन्म में जो है ये शूद्र दलित के रूप में पैदा हो गए। तमाम कथाएं जोड़ दी, वो तो एक गरीब ब्राह्मणी के पुत्र थे, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन उनकी वाणी को आप नहीं मिटा सकते। हाँ, हमने जो है इस देश में हक मारा है, हाँ हमने लोगों को पढ़ने नहीं दिया, हाँ हमने लोगों को पानी पीने नहीं दिया, हाँ हमने लोगों को न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेने दिया, हाँ हमने मेरिट का कत्ल किया। ये देश बार बार गुलाम होता रहा क्योंकि हम इस देश को बांटने वाले थे। आपको ये बोलना होगा और आपको बोलना चाहिए। आप अपने पुरखों की सारी जायदाद का मजा लेते हैं, प्रिविलेज का मजा लेते हैं, आप एंजॉय करते हैं अपने कास्ट प्रिविलेज को, कास्ट प्राइड को, तो आपको उनके किए हुए कुकर्मों के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए कि हाँ हमने गलती की है। तो ये जो धरती है, इस धरती ने हमें मान्यवर कांशीराम साहेब जैसा महानायक दिया है, जिसने हमें यह हकीकत करके दिखाया कि हमारे लोग सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सबसे बड़ी शक्तियां हासिल कर सकते हैं। तो इस जमीन पर खड़ा होना, इस पंजाब की धरती पर खड़ा होना मेरे लिए गर्व की बात है कि इस मिट्टी से मान्यवर कांशीराम साहिब जैसे नायक निकले हैं। और यहाँ गुरु घर, गुरु रविदास जी के घर में आना, उनके प्रांगण में खड़े होकर बोलना मेरे लिए आशीष की बात है, मेरे लिए आशीर्वाद है, उनका गर्व है कि मैं आपके साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहा हूं। ये दिन हमारे पुरखों ने हमें दिए हैं कि हम यहाँ शानदार पंडाल लगा के, बढ़िया कार्यक्रम करके, बढ़िया कैमरे लगा के, साउंड लगा के हम अपने लोगों के साथ जयंती सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये हमारे पुरखों की देन है। इसलिए मैं अपने सभी पुरखों को नमन करता हूँ, सभी पुरखों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चूंकि एक जर्नलिस्ट हूँ, जो मुझे विषय दिया गया है वो विषय है कि भारत में जो अम्बेडकराइट मीडिया है, अम्बेडकरवादी मीडिया है, उसकी लेगेसी यानी उसकी विरासत के बारे में बताएं, और जो कम्युनिटी मीडिया है, बहुजन मीडिया है, उसकी क्या जरूरत है, ये मेरा विषय है। तो मैं मीडिया से जुड़े हुए ही विषय पर अपनी बात रखूंगा और उसी के इर्द गिर्द अपने स्पीच को कंक्लूड करूंगा, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, तो जर्नलिस्ट की भूमिका में अपने आप को देखता हूं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मीडिया से नफरत करते होंगे, आप नहीं चाहते होंगे किसी अच्छे जर्नलिस्ट को देखना कि कोई जर्नलिस्ट अच्छा है, काम कर रहा है, तो बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते होंगे। लेकिन उन्हीं के बीच में से आपके भी लोग निकल के आते हैं, आपकी बात भी करने वाले लोग आते हैं, तो मैं उसी भूमिका में अपनी बात रखूंगा। जब मैं आईएनसी में था, जिसका जिक्र अभी किया जा रहा था कि मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से, जो भारत का एक नंबर का मीडिया इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़ा मीडिया इंस्टीट्यूट है, वहां जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमें एक बात सिखाई जाती थी कि जर्नलिज्म होता क्या है, व्हाट इज जर्नलिज्म, पत्रकारिता किसे कहते हैं, मीडिया का काम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमको सिखाई जाती थी।
और हमको बताया जाता था कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, यानी चौथा खंभा। लेकिन जब मीडिया को आप देखते हैं तो वो असल में चौथा खंभा प्राइवेट लिमिटेड है। वो एक कंपनी है जिसका काम सिर्फ मुनाफा कमाना है। उसे भारत के लोकतंत्र से, भारत के संविधान से, भारत को बेहतर बनाने से कोई सरोकार नहीं है। तो ये डेफिनेशन जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, ये मुझे मीडिया में काम करते हुए फेल साबित होती दिखी कि मीडिया को कोई मतलब नहीं है कि लोकतंत्र बचे या ना बचे। वो सिर्फ चंद जातियों का, चंद लोगों का, चंद अपने ख्यालों का ही हित रखते हैं, उन्हीं का ध्यान रखते हैं, बाकी उनसे कुछ नहीं लेना देना। एक और डेफिनेशन बड़ी अच्छी हम लोगों को सिखाई जाती थी पत्रकारिता में। वो हमको कहते थे कि पत्रकारिता का मतलब है सवाल उठाना। जर्नलिज्म इज नथिंग बट टू रेज अ क्वेश्चन मार्क व्हाटएवर हैपनिंग अराउंड यू। आप सवाल उठाइए कि ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है, क्यों इसके पीछे जो है लोगों का हक मारा जा रहा है, गलत काम क्यों हो रहे हैं, क्यों जो जिनकी जिम्मेदारी थी इस देश को बेहतर बनाने की वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। आपको सवाल उठाना है, सवालिया निशान लगाना है, यही पत्रकारिता है, यही उसकी परिभाषा हमको सिखाई गई। अब इस परिभाषा के संदर्भ में, इसके कंटेक्स्ट में जब मैं देखता हूं कि सवालिया निशान लगाना है, तो क्या आज भारत का मीडिया सवाल उठाने की हिम्मत रखता है? आपको लगता है भारत का मीडिया सवाल उठाता है? आपको लगता है कि भारत का मीडिया जरूरी सवाल उठाता है? और आप क्या मानते हैं कि भारत के जो मीडिया ने लोकतंत्र को बर्बाद किया है? मानते हैं आप लोग? हाथ उठाइए, बताइए मुझे। मानते हैं कि भारत का मीडिया जो है वो बर्बाद कर रहा है इस देश को, इस देश में संविधान को, लोकतंत्र को, बाबा साहेब के सपनों के भारत को कुचल रहा है, वो भारत का मीडिया है? आप यकीन रखते हैं तो मैं एक गर्व करने वाली बात बताता हूं कि इस मीडिया को चलाने वाले हमारे लोग नहीं हैं। इसलिए मुझे गर्व है कि इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने, इस देश को बर्बाद करने, इस देश को मिट्टी में मिलाने का काम जो मीडिया कर रहा है उसमें दलित बहुजन लोग जिम्मेदार नहीं हैं, चंद जातियों के लोग हैं, वही मीडिया चला रहे हैं। भारत का मीडिया मेन स्ट्रीम नहीं बल्कि मनु स्ट्रीम मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, सब चंद जातियों के लोग हैं, वही जिम्मेदार हैं। इसलिए जब सवाल पूछेंगे तो अपनी जाति के लोगों से पूछिए, उनके गिरेबान पकड़िए, उनसे जाके पूछिए कि आपके लोग दलाली के लिए इस देश को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, क्यों आप इस देश को रहने लायक नहीं बनाने दे रहे। इसलिए आपके लोग जिम्मेदार हैं, मेरे लोग जिम्मेदार नहीं है। मुझे गर्व है अपने लोगों पे कि वो इस देश को बनाने वाली कौम है। जब ये सवाल निशान उठाने वाली जो है डेफिनेशन मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं कि आज भारत का मीडिया सवाल नहीं उठा रहा। तो ये सवाल कौन उठा रहा है? कौन इस सवाल की जो परंपरा है, क्वेश्चन उठाने की जो परंपरा है, उसको कौन लोग आगे बढ़ा रहे थे? तो मुझे ये परंपरा तथागत बुद्ध की तरफ लेके जाती है। मेरे पुरखे क्या कर रहे थे? मेरे पुरखे क्या कर रहे थे? वो सवाल उठा रहे थे गैर बराबरी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। जो भी गलत चीजें हो रही थी, जो खराब चीजें हो रही थी, वो उन पर सवाल उठा रहे थे कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो, तुमने कैसे समाज को जातियों के आधार पर बांट दिया, तुमने कैसे ये बंटवारा कर दिया, तुम कैसे ऊंच नीच का अपना नियम कायदा लागू कर रहे हो। मेरे पुरखे सवाल उठा रहे थे। इसलिए ये सवाल उठाने की परंपरा मेरी नजर में पत्रकारिता है, यही जर्नलिज्म है, यही सवाल उठाने की डेफिनेशन हमको सिखाई थी। और ये काम मेरे पुरखे सदियों से कर रहे थे। तथागत बुद्ध से मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मेरा विषय अम्बेडकरवादी पत्रकारिता की विरासत, तो मैं अपनी इस विरासत को अपने पुरखों से देखता हूं कि मुझे दीपक चौरसिया, मुझे सुधीर चौधरी, मुझे अंजना मोदी, मुझे रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा, इन जैसे लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक लंबी चौड़ी विरासत है मेरे पुरखों की, जो जायज सवाल उठा रहे थे, जायज पत्रकारिता कर रहे थे। तो मैं अपनी जो प्रेरणा है अपने लोगों से लेता हूं, आपके लोगों से लेने की मुझे जरूरत नहीं है। सारे मेरे पुराने कलीग हैं, सबके साथ मैंने काम किया है, लेकिन मैं आपसे प्रेरणा लेने का काम नहीं करूंगा क्योंकि आप कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तथागत बुद्ध से कि सवाल कौन उठा रहा था गैर बराबरी के खिलाफ, कौन इस देश को बेहतर रहने लायक बनाने की कोशिश कर रहा था, कौन पूछ रहा था कि ये गैर बराबरी क्यों है। आप हमारे संत रविदास महाराज पे आइए। हमारे संत रविदास क्या कर रहे थे? सवाल उठा रहे थे, क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे थे कि इस देश में गैर बराबरी क्यों आ गई,
क्यों आप जो है ऊंचे हो गए, हम नीचे हो गए, क्यों आपने हमारे लोगों को तिरस्कार कर दिया, क्यों आपने हमारे लोगों को अछूत बना दिया, क्यों आप सबसे ऊपर बैठ गए, मेरे लोग नीचे बैठ गए। ये सवाल उठाने का काम मेरे गुरु रविदास कर रहे थे। इसलिए मेरे लिए जो रविदास महाराज हैं, एक जर्नलिस्ट की भूमिका में है, एक पत्रकार की भूमिका में है, जो इस देश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। गुरु रविदास क्या कह रहे हैं आप देखिए, जो एक दूसरी परंपरा है, वो जो लूटने की परंपरा है, जो दूसरों के हक पे जीता है परजीवी लोग और हमारे शर्मजीवी लोग, कि मेरे गुरु रविदास जो हैं जूते का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, अपना पेट भरते हैं, मांग के नहीं खाते, वो किसी का हक नहीं मारते, मेहनत करके पेट भरने वाले लोग हमारे लोग हैं, और उसके बाद भी वो समाज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरु रविदास जी कहते हैं कि हमें इंसान के गुण को, उसके स्वभाव को, जो वो अच्छा काम कर रहा है उसके आधार पर इंसान को जज करना चाहिए। और दूसरी तरफ एक परंपरा क्या कहती है कि चाहे शूद्र दलित बहुजन लोग कितने टैलेंटेड हो जाएं, आप उनको नहीं पूछ सकते, आप उनका सम्मान नहीं कर सकते। और चाहे कोई ब्राह्मण, कोई सवर्ण जो है मूर्ख ही क्यों ना हो, इडियट ही क्यों ना हो, आप उसकी पूजा करेंगे, वो पूजनीय है। और हमारे रविदास महाराज उस पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। वो कहते हैं, पूजिए चरण चांडाल के जो होवे गुण प्रवीण, और ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। तो वो सवाल उठा रहे थे, वो मेरिट का सवाल उठा रहे थे, वो अच्छे गुण कर्म का सवाल उठा रहे थे। मेरी नजर में वो एक जर्नलिस्ट है, वो एक संपादक है, एक एडिटर है, वो इस देश को बेहतर रहने लायक बना रहे हैं। जात जात में जात है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना बन सके जब तक जात ना जात। तो संत रविदास कहते हैं, इस देश में जातियां इतनी घनी है जैसे केले का पेड़ होता है, एक पत्ता हटाइए दूसरा आ जाएगा, एक पत्ता हटाइए तीसरा आ जाएगा, अंत में वो खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, लेकिन वो अपना स्वरूप नहीं बदलेगा। ऐसे ही मेरे रविदास महाराज कहते हैं कि इस देश में जातियां केले के पत्ते की तरह हैं, और जब तक जातियां खत्म नहीं होंगी, जब तक जातियों का विनाश नहीं होगा, तब तक हमारा देश रहने लायक नहीं बनेगा, इंसान इंसान नहीं बनेगा। ये काम मेरे पुरखे कर रहे थे, ये काम मेरे गुरु कर रहे थे। तो मुझे गर्व है कि वो शानदार पत्रकारिता कर रहे थे, जर्नलिज्म कर रहे थे। मेरी नजर में मेरे को उनसे इंस्पिरेशन लेनी है, मुझे किसी खराब आदमी से इंस्पिरेशन नहीं लेनी। वो क्या कहते हैं, इस देश में समानता की बात करते हैं। जो कार्ल मार्क्स है, वो जो है आप देखेंगे 19वीं शताब्दी में आके जो है वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं कि जहां पर कोई शोषण नहीं होगा, सब कुछ बराबरी से रहेगा, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ जो है न्याय और समता का व्यवहार होगा। और उनसे 400-500 साल पहले हमारे गुरु रविदास क्या कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। यानी मैं एक ऐसे बेगमपुरा की कल्पना करता हूं जहां इंसान से इंसान के आधार पर उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, खान पान, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई गैर बराबरी नहीं होगी, समानता के साथ उसके साथ व्यवहार होगा। मैं ऐसे बेगमपुरा की कल्पना करता हूं। तो मेरी नजर में मेरे जो संत रविदास हैं, वो उस परिभाषा में फिट बैठते हैं जो मुझे क्लासरूम में सिखाई गई थी कि जर्नलिज्म का मतलब है आप गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, सही को सही कहेंगे और इस देश को बेहतर रहने लायक बनाएंगे। यही एक टूल है जर्नलिज्म का। तो मेरी नजर में भारत का मीडिया मेन स्ट्रीम नहीं बल्कि मनु स्ट्रीम मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, सब जनजातियों के लोग हैं, वही जिम्मेदार हैं। इसलिए जब सवाल पूछेंगे तो अपनी जाति के लोगों से पूछिए, उनके गिरेबान पकड़िए, उनसे जाके पूछिए कि आपके लोग दलाली के लिए इस देश को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, क्यों आप इस देश को रहने लायक नहीं बना रहे दे रहे। इसलिए आपके लोग जिम्मेदार हैं, मेरे लोग जिम्मेदार नहीं है। मुझे गर्व है अपने लोगों पे कि वो इस देश को बनाने वाली कौम है। मेरे पुरखे संत रविदास एक पत्रकार की भूमिका में हैं और उनके गुरु घर में ये बात बोलते हुए मुझे उनके ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि वो बहुत शानदार काम कर रहे थे। वो डरे नहीं, वो किसी से घबराए नहीं, कितना कुछ उनके सामने था लेकिन वो डरे नहीं। ऊपर जब उनको हराना वो भूल गए तो कथाएं जोड़ दी, उनको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश हुई, ब्राह्मणवादी कथाएं जोड़ दी गई कि ये तो जो है पिछले जन्म में ब्राह्मण थे क्योंकि इन्होंने कोई गलत काम कर दिया था, एक अछूत आदमी के साथ काम करने वाले व्यापारी से खाना ले लिया था, इसलिए इस जन्म में जो है ये शूद्र दलित के रूप में पैदा हो गए। तमाम कथाएं जोड़ दी। वो तो एक गरीब ब्राह्मणी के पुत्र थे, ये वो फलाना ठिकाना, लेकिन उनकी वाणी को आप नहीं मिटा सकते।
हमारे गुरुओं की वाणी को आप नहीं मिटा सकते, जो सदियों सदियों तक हमें रास्ता दिखाएगी, हमें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए हमारे गुरुओं की वाणी हमेशा उस तारे की तरह है जो हमें रास्ता दिखाने का काम करती है। और मेरे गुरु, मेरे पुरखे शानदार काम कर रहे थे, मुझे उन पर गर्व है। आप थोड़ा आगे आइए, आप उन्हीं के साथ आइए। आप देखिए कबीर क्या कह रहे हैं, संत कबीर क्या कह रहे हैं। संत कबीर जो है सवाल उठा रहे हैं, जो तू बामन बामनी जाया आन बाट काहे ना आया। अगर तू ब्राह्मण है, तू ब्राह्मणी से पैदा हुआ है, तो उसी रास्ते तू कैसे पैदा हो गया जिस रास्ते मैं पैदा हुआ हूं। सवाल उठा रहे हैं, गलत को गलत कहने की हिम्मत है, डरते नहीं है। उनके ऊपर कितनी सेंसरशिप लागू हो जाए, जेल में डाल दो, कुछ भी कर दो, उनके साथ कितने अन्याय करने की कोशिशें हुई उस दौर में, डरे नहीं, निडरता के साथ अपने समाज को बेहतर बनाने की काम करने की कोशिश थी। लगातार मेहनत करते रहे और समाज में गैर बराबरी के खिलाफ सवाल उठाते रहे कि ये गैर बराबरी क्यों है, क्यों आपने जातियों में इंसान को बांट दिया है, क्यों आपने भेदभाव को बढ़ावा दिया है। ये समाज, ये प्रकृति, ये कुदरत सबके लिए है, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। ये काम मेरे संत रविदास, संत कबीर, ये लोग कर रहे थे। तो मेरी नजर में वो अम्बेडकरवादी पत्रकारिता की विरासत से जुड़ते हैं, वो उस लेगेसी से हैं जिसकी नुमाइंदगी आज मैं कर रहा हूं। तो मुझे गर्व है कि मेरे लोग शानदार काम कर रहे थे। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि हमारे जो मॉडर्न वेज ऑफ जर्नलिज्म है, जो नए टूल्स हैं, उसमें भी हमारे पुरखे किसी से पीछे नहीं थे। आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले पे आइए। आप देखिए 1873 में जब वो अपने साथी के साथ पांडुरंग भालेराव के साथ मिलके दीन बंधु नाम का अखबार शुरू करते हैं, तो उस अखबार को सत्य शोधक समाज के माउथपीस के तौर पर लेके आते हैं और सवाल उठाते हैं कि क्यों इस देश के कलम कसाईयों ने बहुजन इतिहास को मिटा दिया। इतिहासकार जिन्हें वो कलम कसाई कहते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि क्यों आपने इस देश में सिर्फ अपने लोगों को हीरो बना दिया, हमारी कहानियों को गायब कर दिया, हमारे लोगों को विलेन आपने साबित कर दिया, और चाहे जो भी आपके लोग थे उन्होंने आपको हीरो बना के दिखा दिया। ये काम क्यों कर रहे हैं? क्यों इस देश में खेती किसानी करने वाले मजदूर लोग, गरीब लोग, अछूत लोग, ऑप्रेस लोग, उनके साथ आप समानता का व्यवहार नहीं कर रहे? तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले शानदार पत्रकारिता करते हैं, अखबार शुरू करते हैं। मेरी अम्बेडकरवादी पत्रकारिता की विरासत मुझे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के पास लेके जाती है। मुझे गर्व है कि मेरे पुरखे शानदार पत्रकारिता कर रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर आइए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को वो अपने 3 गुरुओं में से एक गुरु मानते हैं। आप उनको आप देखेंगे, आप जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कि उनकी जिंदगी में बहुत सारे पहलू हैं। उन्होंने कितने सारे काम किए, इस देश में आरबीआई बनाया, आप लेबर रिफॉर्म लेके आए, आपने जो है डैम बनाए, कितनी कुछ परियोजनाओं का आपने जो है खाका तैयार किया। बहुत सारे उनके जिंदगी के पहलू हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी के 36 साल तक पत्रकारिता की है। उन्होंने जर्नलिज्म का काम भी किया अपनी जिंदगी में। 36 years of his life he was doing excellent Ambedkar journalism। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी जिंदगी में पहला अपना अखबार 15 दिन में छपने वाला मूक नायक जो है 31 जनवरी 1920 को शुरू करते हैं, और पहले ही संपादकीय में जो लिखते हैं वो आप सबको जानना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, इस देश का जो मीडिया है वो चंद जातियों का हित साधने वाला है, वो सिर्फ चंद जातियों के लिए काम करता है, और वहां दलित बहुजन समाज के मसलों के लिए कोई जगह नहीं है। और ये मीडिया बहुत बार दलित बहुजन लोगों के जो इंटरेस्ट है, जो हित हैं, उसके खिलाफ काम करता है। इसलिए वंचित समाज का अपना मीडिया होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी जिंदगी में जर्नलिज्म का काम करते हैं और अपने अखबार के जरिए वंचित वर्गों की आवाज उठाते हैं, और अपने जो जर्नलिस्टिक स्किल्स हैं, उनके जो पत्रकार के तौर पे उनके गुण हैं, उनका इस्तेमाल इस देश को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। इस देश को बर्बाद करने के लिए नहीं कर रहे, इस देश को नफरत में बांटने के लिए नहीं कर रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लगातार पत्रकारिता करते रहे। आप उसके बाद जानते हैं बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत, ये तमाम अखबार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शुरू करते हैं। 5 अखबार अपनी जिंदगी में निकालते हैं। अपने परिनिर्वाण से चंद रोज पहले वो प्रबुद्ध भारत नाम का अखबार शुरू करते हैं, और जैसे हमारे संत रविदास बेगमपुरा की कल्पना करते हैं कि जहां कोई भेदभाव नहीं होगा, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत की कल्पना करते हैं कि एक ऐसा भारत होगा
जहां कोई गैर बराबरी नहीं होगी, जहां सब और समानता होगी, जहां सब और भाईचारा बहनचारा होगा, न्याय बंधुता समता पर आधारित समाज होगा, उसके लिए वो अपनी पत्रकारिता का इस्तेमाल करते हैं। वो इस देश में नफरत भड़काने का काम नहीं करते, वो इस देश को तोड़ने का काम नहीं करते, इस देश के संवैधानिक मूल्यों को, कानून को, इन लोगों के हक को दिलाने का काम हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर करते हैं। तो उस अंबेडकरवादी पत्रकारिता का हिस्सा होना, उस विरासत का एक छोटा सा टुकड़ा होना मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे गर्व है कि मेरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस कारवां को लेके आए थे, उस कारवां में मैं बहुत थोड़ी सी सही अपनी भूमिका निभा रहा हूं। इसलिए मुझे गर्व है कि मेरे पुरखों की विरासत अंबेडकरवादी पत्रकारिता अपने आप में बहुत महान है और मुझे वहां से प्रेरणा लेनी है। मुझे नोएडा की फिल्म सिटी में बैठने वाले दलालों से कोई प्रेरणा नहीं लेनी। मेरे पुरखे काफी हैं हमें प्रेरित करने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से आगे आइए, आप पेरियार साहब को देखिए। पेरियार साहब ने अपनी जिंदगी का लंबा हिस्सा जो है जर्नलिस्टिक तौर पे निकाला, अखबार निकाला, कुदिया रासो उनकी एक अखबार मैगजीन निकलती है, उसके बाद रिवोल्ट निकालते हैं, जस्टिस निकालते हैं और करीब 1 दर्जन अखबार और पीरियोडिकल्स जो है वो निकालते हैं। कई अखबारों के लिए, अपने एडिटोरियल्स के लिए पेरियार साहब को जेल जाना पड़ा, उनके ऊपर मुकदमे हुए, उन्हें अपना घर बेचना पड़ा, उन्हें संपत्तियां बेचनी पड़ी और कभी वो अखबार निकालते थे, बंद हो जाता था, फिर से निकालते थे, फिर बंद हो जाता था, कोई संपत्ति बेच के फिर से शुरू करते थे। तो पेरियार साहब भी अपनी जिंदगी में मेरे लिए एक जर्नलिस्ट की भूमिका में है, जो इस देश को बेहतर रहने लायक बनाने का काम करते हैं, जो इस देश में मूल निवासियों का, द्रविड़ लोगों का द्रविड़स्तान बनाने की बात करते हैं कि ये धरती हमारी है, तुम लोग जो कब्जा करके बैठे हो। हम इस बात को अब समझ चुके हैं और अपना जो आंदोलन है, जो जाति विरोधी आंदोलन है, अपने हक अधिकार के लिए करेंगे। तो पेरियार साहब शानदार पत्रकारिता कर रहे हैं मेरी नजर में। मैं उन्हें नमन करता हूं और उनसे जर्नलिस्टिक अप्रोच सीखता हूं कि कैसे पत्रकारिता की जाती है। मान्यवर कांशीराम साहब की जमीन है, आप उन पर आइए। मान्यवर कांशीराम साहब ने हमेशा एक मीडिया बनाने की तरफ काम किया कि हमको अपना मीडिया होना ही चाहिए। और कांशीराम साहब क्या कहते थे, ये बामन बनिया मीडिया है, हमारे लोगों का मीडिया नहीं है, इसलिए इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और अगर मीडिया अगर किसी आदमी को इतना चढ़ा रहा है, दिखा रहा है, तो समझ लो वो तुम्हारे खिलाफ काम करने वाला है, उसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो कांशीराम साहब ने लगातार मीडिया को बनाने के लिए काम किया। बहुजन संगठक नाम की मैगजीन निकालते हैं, अनटचेबल इंडिया नाम का काम करते हैं, ऑपरेस्ट इंडियन नाम की मैगजीन निकालते हैं। लगातार अपने एडिटोरियल्स के जरिए इस देश के लोगों को हुक्मरान बनाने के लिए कि हमें सत्ता में जाना है, जो सत्ता जो है सभी सारे दुखों की चाबी है, मास्टर की है, जो आपने यहाँ पर लिखा है कि तमाम हक अधिकार हासिल करने के लिए हमें सत्ता को हासिल करना होगा, अपने लोगों को मजबूत करना होगा। ये काम मेरे जो मान्यवर कांशीराम साहब है वो अपनी पत्रकारिता के जरिए कर रहे थे, वो अपने जर्नलिज्म के जरिए कर रहे थे कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है और बना के दिखा दिया। सिर्फ हवा में बातें नहीं की, अपना घर बार छोड़ के ये साबित कर दिया कि हाँ, हम लोग भी सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ सकते हैं। तो उनकी विरासत का हिस्सा होना, उनके चरणों पे नमन करना और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने पुरखों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। मैं किसी खराब आदमी को अपनी प्रेरणा नहीं मान सकता जो ये कहते हैं कि इस देश में आप जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, आप इस देश को चंद लोगों का राज बना देंगे, आप अपनी जातियों के हिसाब से काम कीजिए, इसमें चंद जातियों के लोगों को सारे अधिकार मिलेंगे, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। इस देश को जो है हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में बांट देना, इस देश के दलित बहुजनों के साथ हो रहे अत्याचार उत्पीड़न को इग्नोर कर देना, दलित बहुजनों के नायकों को अप्रोप्रिएट कर लेना, उनको हड़प लेना और हमारे लोगों को गलत साबित करना, हमारे ही आंदोलन को गलत साबित करना, ये काम आप जो कर रहे हैं मेरी नजर में वो जर्नलिज्म नहीं है। मेरी नजर में जर्नलिज्म वो है जब आप गरीब के साथ, आप वंचित तबके के साथ, जो पीड़ित है उस व्यक्ति के साथ जब आप खड़े होते हैं, तो मेरी नजर में वो जर्नलिज्म है जो काम मेरे पुरखे कर रहे थे, आपके पुरखे नहीं कर रहे थे, आपके लोग नहीं कर रहे थे। तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि आपके लोगों ने इतिहास में कितनी गलतियां की हैं, कितना लोगों का हक मारा है, कितने हमारे लोगों के साथ पीड़ा की है। आपको उसके लिए सार्वजनिक तौर पे ऐसे बड़ा पंडाल लगा के माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हाँ, हमने जो है इस देश में हक मारा है, हाँ, हमने लोगों को पढ़ने नहीं दिया, हाँ, हमने लोगों को पानी पीने नहीं दिया, हाँ, हमने लोगों को न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेने दिया,
हाँ हमने मेरिट का कत्ल किया, ये देश बार बार गुलाम होता रहा क्योंकि हम इस देश को बांटने वाले थे। आपको ये बोलना होगा और आपको बोलना चाहिए, आपको ये स्वीकार करना चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि आपके अंदर जो गिल्ट है वो आए। आप अपने पुरखों की सारी जायदाद का मजा लेते हैं, प्रिविलेज का मजा लेते हैं, आप एंजॉय करते हैं अपने कास्ट प्रिविलेज को, कास्ट प्राइड को, तो आपको उनके किए हुए कुकर्मों के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए कि हाँ हमने गलती की है। आपको बोलना चाहिए, आना चाहिए हमारे लोगों के साथ में। और हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि भाई आप अपनी सारी संपत्ति छोड़ दो, नौकरी कर रहे हो नौकरी छोड़ दो, अपने घर के सारे गहने हमको लाके दे दो। क्या हम ये कह रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, इंसान बन जाओ। सिर्फ एक बात कह रहे हैं, इंसान बन जाओ। इंसान से उसकी जाति, लिंग, भाषा, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव करना बंद कर दो। सिर्फ इंसान बन जाओ, आदमी बन जाओ और इंसानियत को, मानवता को सबसे ज्यादा वैल्यू करो। यही हम आपसे कह रहे हैं। इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं कह रहे। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप इंसान के साथ भेद करना बंद कर दो। और ये काम आपको जल्दी कर लेना चाहिए। अपने लोगों को सिखाना चाहिए कि वो कैसे इंसानियत का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें और इस देश को एक आदर्श समाज, इस देश को बेहतर रहने लायक समाज, जहां सबके पास अधिकार हो, जिसके साथ कोई शोषण ना हो। अगर आप इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये विश्व गुरु बने जो आप दावा करते हैं कि ये विश्व गुरु था, आपके जो पुष्पक विमान है बिना तेल पानी के चलते थे, अब कलयुग आ गया, आना बंद हो गए। आप श्राप देते थे, हमारे लोगों को भस्म कर देते थे। आप जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू हो गया तो आपकी सारी शक्तियां चली गई, आपके सारे का जो चमत्कार थे वो गायब हो गए क्योंकि बाबा साहब का संविधान लागू हो गया, हमारे लोगों को हक अधिकार मिल गए। तो आप समझिए कि आप कर क्या रहे हैं। इस देश को बेहतर अगर बनाना चाहते हैं तो हमारे पुरखों के दिखाए रास्ते पर चलिए, जिनके पास शक्ति आई जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में संविधान बनाने का काम आया, तो आपके लोगों को, सबको, हर किसी व्यक्ति को समानता, न्याय, बंधुता का पाठ सिखाया और सबको बराबरी के अधिकार दिए। दलितों को, बहुजनों को अलग से अधिकार नहीं दे दिया कि सिर्फ इन लोगों को अधिकार मिलेगा। आपके हर आदमी को, भारत के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया। तो ऐसे हमारे लोग हैं जो समानता की बात करते हैं, जो बराबरी की बात करते हैं। आपकी तरह हिंदू राष्ट्र या फिर चंद जातियों के राज की बात नहीं करते। इसलिए हमारे लोग आपको रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलिए। चूंकि मोहाली में हूं, पंजाब की धरती में हूं, तो कुछ शिकायतें भी मेरी इस जमीन से है कि आप जो हमारे जो गुरु नानक हैं, गुरु नानक साहब ने इतना शानदार एक संदेश दिया। हमारे संत रविदास, जो रविदास जी है, कबीर जी है, उनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में शरीक किया कि वो इतनी अच्छी बातें थी, उन पर चलने के लिए उन्होंने कहा, प्रेरित किया। लेकिन आपने उनकी बातों को भुला दिया। खासकर सिख समुदाय से मेरी शिकायत है कि आप जो है गुरु साहब की वाणी को याद कीजिए, जो कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, कौन भले कौन मंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। यानी ये पूरी कुदरत जो है, पूरे इंसान जो है एक नूर से पैदा हुए हैं, सब लोग बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन बावजूद इसके पंजाब से लगातार ऐसी परेशान करने वाली खबरें आती हैं कि हमारे लोगों के साथ तमाम तरीके के उत्पीड़न होते हैं, उनके साथ अनटचेबिलिटी होती है, उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें गुरुद्वारों में जाने नहीं दिया जाता, बहुत बार तमाम तरीके के उत्पीड़न होते हैं। तो मेरे सिख भाइयों से, बहनों से मेरी अपील है कि गुरु साहब की वाणी को याद कीजिए। तो आप देखिए कि आपके गुरु, हमारे गुरु क्या कह के गए हैं, क्या आपको संदेश दे के गए हैं। इसलिए उनकी वाणी पर चलिए और हमारे लोगों के साथ भेदभाव करना बंद कर दीजिए। हम आपके साथ शामिल हुए, हमारे लोगों ने मजहब जो है इख्तियार किया, सिख धर्म को आया, अमृत चखा, सिख धर्म में अपनी आस्था जाहिर की, उसके बावजूद आप हमारे लोगों से कैसे भेदभाव कर रहे हैं, ये मेरी शिकायत है। कि हम जब आपकी तरफ देखते हैं तो हमारे लोग आपकी तरफ उम्मीद की तरफ देखते हैं। आपने किसान आंदोलन शुरू किया, तमाम पंजाब के बहुजन, दलित बहुजन, हरियाणा के दलित बहुजन लोग, यूपी के दलित बहुजन लोग आपके लिए सम्मान में आपके आंदोलन के साथ खड़े रहे, साल भर आंदोलन किया। मैं उसका गवाह हूं कि मेरे लोग कैसे वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पंडाल लगाए हुए थे, और आखिर में क्या हुआ कि हमारे एक साथी के साथ निर्ममता की गई। हमारे लोगों के पास कोई जमीन नहीं है, आधी फीसदी आबादी है, करीब 40% आधी आबादी के बराबर पंजाब में हमारे लोग हैं, किसी 2% लोगों के पास भी जमीन नहीं है। खेती और मजदूर हैं, खेती का काम करते हैं, आपके यहाँ बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके लिए आवाज बुलंद करने आपके साथ गए थे, लेकिन आपने हमारे लोगों के साथ बहुत खराब किया।
मेरी आपसे अपील है कि हमारे गुरु साहब की वाणी को याद कीजिए, हमारे गुरु जो आपको बता के गए हैं, गुरु नानक साहब की वाणी को याद कीजिए और एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें गैर बराबरी नहीं होगी। इसलिए हमारे लोगों के साथ भेदभाव करना भी बंद कर दीजिए। मैं अपनी शिकायत इस बहुत ही सम्मानित मन से दर्ज करा के जाता हूं अपने सिख भाइयों से, बहनों से, कि हमें सम्मान के साथ आपके साथ खड़ा होने दीजिए, हमारे साथ भेदभाव मत कीजिए। क्योंकि आप बाकी धर्मों में देखेंगे, आप हिंदू धर्म में देखेंगे तो उसकी बुनियाद में जातिवाद है। हिंदू धर्म जो है उसकी बुनियाद में जातिवाद है। आपने बुनियाद हटाई तो पूरी इमारत गिर जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं हिंदू धर्म 4 मंजिला इमारत की तरह है। जो व्यक्ति जिस मंजिल पे पैदा हुआ, ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, वही मर जाएगा, वही खप जाएगा, वो दूसरी जाति में नहीं जा सकता। लेकिन हमारे जो दूसरे धर्म हैं, आप बुद्ध धर्म को देखेंगे, आप सिख धर्म को देखेंगे, तो वहां अनटचेबिलिटी का, जातिवाद का, ऊंच नीच का, भेदभाव की कोई जगह हमारे गुरुओं ने नहीं रखी है, हमारे पुरखों ने नहीं रखी है। इसलिए अगर आप भेदभाव में यकीन रखते हैं, आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं मानता हूं कि आप गुरु का जो है अपमान कर रहे हैं, उनकी वाणी का अपमान कर रहे हैं। आपको रिस्पेक्ट के साथ उनकी वाणी को सम्मान के साथ लेना चाहिए और हमारे लोगों के साथ भेदभाव को खत्म कर देना चाहिए। ये मेरे सिख भाइयों से, बहनों से अपील है। यहाँ आना, इस जमीन पर खड़ा होना मेरे लिए गर्व की बात है। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। जो भी यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, बहुत ही मेरे को बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी वेलफेयर एसोसिएशन और जो भी सम्मानित साथी थे, जब फोन आया, पूछा गया कि कार्यक्रम हो रहा है, तो पंजाब में इस तरह का कार्यक्रम होना, हरियाणा में इस तरह का कार्यक्रम होना मुझे पर्सनली बहुत आकर्षित करता है कि मैं आपके बीच में आऊं और बात करूं। इसलिए आपने बुलाया और इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे लोगों में आत्मविश्वास भरने का काम करेंगे, हमारे लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि हाँ, हम इस देश में बेहतर भविष्य के लिए काम करने वाले हैं। हम अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस देश को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। इसलिए सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे आमंत्रित किया, इतना प्यार दिया। मेरे गुरुओं, मेरे पुरखों की बदौलत ये संभव हुआ है, इसलिए उनको नमन और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।